स्टूडेंट लेक्चर एंड क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर के सब्जेक्ट एमएचआई 103 की मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। राइट, अब आपका आ जाता है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज एमएचआई 108 भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण इतिहास। मैं इसको आपकी दो पार्ट्स में बनाई है। पार्ट 1 में आपका मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। पार्ट 2 में हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नदी, डेल्टा और दोआब। राइट, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जून 2025 का। राइट, मैंने इसमें 3 क्वेश्चन आपके कवर कर दिए हैं। पहला है पर्यावरण इतिहास में अंत्यविषयक चरित्र। दूसरा है आपका अभिलेखीय स्रोत क्या होते हैं पर्यावरण के लिए। राइट, उसके बाद है आपका पारिस्थितिकी के अंदर यानी कि इकोलॉजी के अंदर मानव बस्तियां और सभ्यता कैसे महत्वपूर्ण टिप्पणी, महत्वपूर्ण विकास कैसे हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ तक डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, डेल्टा और दोआब पारिस्थितिकी की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। राइट, आई होप आपको ये विजिबल लग रहा होगा। ओके, टाइम ना वेस्ट करते हुए इस बुक में ये इजी बात ये है कि इसमें सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आए हैं। एक चैप्टर के बाद ही सीक्वेंस में क्वेश्चन आए हैं, तो इसको करना आसान है। उसके बाद आपका आ जाता है रेगिस्तान के घास के मैदान। और रेगिस्तान और घास के मैदान ये सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एमएचआई इसको करेंगे तो आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वैसे तो एमए हिस्ट्री के सारे ही टॉपिक यूपीएससी और यूजीसी नेट में आते हैं। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं डेल्टा एंड दोआब। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें एक आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है अब जून में, सॉरी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। एक मैंने छोड़ दिया था पर्यावरण प्रॉक्सी, पर्यावरण इतिहास लेखन हमने पढ़ लिया था। आपको आपके पास अगर ये बुक होगी तो आप इजीली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपको लक्ष्मी नगर से मिल जाएगी। राइट, आप इसका प्रिंट मत देखिए, प्रिंट जो है उन्होंने चेंज कर दिया था। मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि अंदर बिल्कुल सेम है। मैंने भी देखी है बुक, तो जो आपका अगर प्रिंट चेंज है बाहर का तो बट अंदर चैप्टर आपके सेम ही है। राइट, तो हमारा पर्यावरण प्रॉक्सी एक रह गया था टॉपिक। ओके, तो पर्यावरण प्रॉक्सी में आपको समझा देती हूँ क्या होता है। पर्यावरण प्रॉक्सी का मतलब होता है कि जो मैंने बताया था कि पर्यावरण इतिहास हम कैसे जानेंगे कि मानव की गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण में चेंजेस आए हैं, तब से लेकर सभ्यता काल से, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के काल से अभी तक के मतलब जो भी चेंज आए हैं वो हमें कैसे पता चलते हैं। वो हमें पर्यावरण इतिहासकार ने जो लिखा है कि उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कैसे चेंज आए हैं। तो उसको हम जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज कराते हैं उसी को ही पर्यावरण प्रॉक्सी कहा जाता है। राइट, अब पर्यावरण प्रॉक्सी जो है एक ऐसा तो चीज़ नहीं है कि हम डायरेक्टली उस समय की कुछ लोग प्रेजेंट होंगे जिन्होंने साइंटिफिकली चेक किया होगा, लेकिन हम तो बाद में जो उन्होंने किया है उसके बाद चेक कर रहे हैं ना। कई 50-60 साल पुराना या 100-200 साल पुराने पर्यावरण को हम कैसे चेक करेंगे, तो वो पर्यावरण प्रॉक्सी के थ्रू करते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट सीधे हम उसको चेक नहीं कर सकते हैं। हम उसको जो केमिकली या फिर जियोग्राफिकली भौतिक तरीके से हम उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं लैब में, तब जाके पता चलता है कि पानी की उर्वरकता ऐसे चेंज हुई है, मिट्टी की ऐसे चेंज हुई है। तो वो चीज़ हम कैसे चेंज कर रहे थे, दैट इज पर्यावरण प्रॉक्सी, उसी को ही पर्यावरण प्रॉक्सी कहते हैं। राइट, यहाँ पर आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है कि पर्यावरण प्रॉक्सी एक ऐसी चीज है जो पर्यावरण पर्यावरण की अप्रत्यक्ष जानकारी देती है, जिससे आप सीधे-सीधे माप लेना आपका मुश्किल या संभव होता है। लेकिन आप उसको जैसे रासायनिक यानी जैविक रासायनिकली भौतिक विशेषता हो सकती है, तो हम उसको क्या करते हैं, वृक्ष वल्ले यानी कि जो वृक्ष के छाल से जो निकलती है ना? उसमें से जो निकलता है उससे हम चेक करते हैं कि पेड़ में क्या-क्या चीज़ें कमी है। उसके द्वारा पराग के थ्रू यानी कि जो मिट्टी के कण होते हैं उसके थ्रू, और जिनका उपयोग अतीत की जलवायु जलवायु या पर्यावरण की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, उसी को ही पर्यावरण प्रॉक्सी कहते हैं। राइट, पर्यावरण प्रॉक्सी 3 तरीके से की जाती है, जैविक प्रॉक्सी, भौतिक प्रॉक्सी और रासायनिक प्रॉक्सी। राइट, जैविक प्रॉक्सी का मतलब होता है कि जिसमें हम अवशेष एनिमल्स के अवशेष से या उसके अंदर जो धूल मिट्टी के पराग कण होते हैं, फूलों के अंदर होता है ना? इसको इसको बोलते हैं फोरामिनीफेरा एंड मोल्स्क एंड ऑक्स्ट्रा कोड्स। ये एक तरह की जो भी पेड़ पौधे टूटे हुए जो मिट्टी के अंदर मिलते हैं, जैविक चीज़ें मिलती हैं, सड़ी गली मरी हुई चीज़ें मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उस समय इनके अंदर क्या विद्यमान था और अब क्या एब्सेंट है जो अब के मिलते हैं।
राइट। उसके बाद होता है भौतिक प्रॉक्सी होता है, जैसे कि हिम शैल है, बर्फ के कण होते हैं, उससे भी पता चलता है कि उस समय की जलवायु कैसी थी। गुफाओं के अंदर जो परतें होती हैं और कार्बन की जो परतें होती हैं, उससे भी पता चलता है कि कैसी कैसी थी। और रासायनिक प्रॉक्सी तो आपको पता ही है, रेडियो कार्बन डेटिंग, राइट। तो रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, ये आपने पढ़ा 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है। कि जो भी अवशेष हमें मिलता है, जो भी हमें तत्व मिलते हैं, वो कितने पुराने हैं, किसी एज का कैसे पता चलाते हैं, वो हम रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चलाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पर्यावरण प्रॉक्सी का अगर टॉपिक आ जाता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो आपको इसमें लिखना है, राइट। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। उसके बाद इसमें ये भी लिखा है कि जैसे कि अध्ययन से पता चलता है, जो हम क्या कहते हैं कि जो वनस्पति प्रॉक्सी प्रजातियों के संलयन के बदलाव को प्रकट करते हैं। और अध्ययनों से पता चलता है कि पश्चिमी हिमालय में कभी ओक और रेडोड्रेंड रेडोडेंड्रोन के घने जंगलों के लिए थे। मतलब पहले हिमालय में इतने घने जंगल थे, लेकिन होलोसीन के अंत में अल्पाइन घास के मैदान में बदल गए, ठीक है। पहले वो जंगल थे, फिर वो घास के मैदान में बदल गए। तो इन अध्ययनों से पता चलता है कि सहस्त्राब्दी में सदाबहार जंगलों की ओर बदलाव हुआ है। जो सदाबहार जंगल थे, वो कट के घास के मैदान रह गए हैं। ये कैसे पता चलता है हमें, जलवायु परिवर्तन से पता चलता है। मानवीय गतिविधियां जो हुई होंगी, उसकी वजह से पर्यावरण में चेंजेस आए हैं। इसे ही पर्यावरण प्रॉक्सी कहा जाता है। जल में भी पर्यावरण प्रॉक्सी चेक करते हैं कि जल की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता में पिछले बदलाव का आंकलन आंकलन करते हैं। और टाइटम पानी की स्थितियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। और उन्होंने कई झीलों और नदियों के यूटोफिकेशन और प्रदूषण का संकेत दिया है, खासकर कश्मीर की डल झील में, तो जो अत्यधिक पोषक तत्वों के बहाव को सामना करती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्यावरण प्रॉक्सी। आई होप आपको समझ आया होगा। आप मेरी ये वीडियो लेक्चर सुनेंगे सिर्फ, तो भी आप आराम से अपने माइंड में बिठा लीजिए, आप आराम से अपना आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बिल्कुल कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको समझने में। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपका एग्ज़ाम कब का है? आई थिंक आपका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से आई थिंक ये 8 तारीख को होगा। ओके, चेक करते हैं अभी आपका एग्ज़ाम कब है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नदी, तटीय और डेल्टा और दोआब, ये क्या होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि जब नदी ऐसे बहती है, ठीक है, जब नदी बहती है तो क्या होता है, उसके अंदर प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे ये नदी आई है, गंगा नदी आ रही है और यहाँ पर समुद्र है, ठीक है। जैसे ही नदी समुद्र के पास तट पे पहुंचती है, ये क्या होती है, इसकी स्पीड जो है वो धीरे हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने के कारण ये ऐसे करके बट जाती है, ठीक है, ऐसे करके बट जाती है, राइट। तो जब ये ऐसे करके बट जाती है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है जब वो समुद्र के साथ मिलती है, ठीक है। जब वो समुद्र के साथ मिलती है तो स्पीड धीरे हो जाती है। तो ये वाला जो एरिया होता है, राइट, ये जो मिट्टी का एरिया होता है, इसे ही डेल्टा बोला जाता है, राइट। समझ आ गई, डेल्टा बोला जाता है। और ये डेल्टा जो होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है, राइट। सुंदरवन डेल्टा हमारे भारत में है, जो यमुना गंगा नदी का जो डेल्टा है उस पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा डेल्टा बनता है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि नदी क्या करती है, सारी जगह से घूम कर आती है। जब सारी जगह से घूम कर आती है तो अपने साथ पोषक तत्व भी लाती है। और जब डेल्टा बनाती है, इस तरीके का जो ये डेल्टा बनाती है, तो इस डेल्टा पर आपकी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, राइट। तो ये गंगा नदी है, ये बांग्लादेश है, ऐसे हुगली की तरफ आते हुए समुद्र पे मिलती है और डेल्टा बनाती है, राइट। तो ये जो परिस्थिति हुई है, ये इंसान के हमारी सभ्यताओं को डेवलप करने के लिए ये परिस्थितियाँ बनी हैं, राइट। कुदरती कह लो कि कुदरती भगवान ने इस तरीके से हमारी पृथ्वी बनाई है, इस तरीके से हमारे जो भारत देश ऐसा बनाए हैं कि वहाँ पर सभ्यताएँ डेवलप करती हैं। और वहाँ की हमारे भारत की मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा कृषि है और सबसे ज़्यादा संसाधन है। इसलिए अंग्रेज हमारे देश में आए और हमारे को लूट के चले गए।
राइट। तो इसमें आप यहाँ पर पूरी चीज़ें आप डिटेल में लिख सकते हैं कि मानसून परिस्थिति की क्या होता है, यानी कि इकोलॉजिकल जो होता है वो क्या होता है इकोलॉजी। मानसून परिस्थिति की कह रहा है कि सिंधु गंगा नदी के मैदान जो है वो ठंडे साइबेरिया हवाओं से बसती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर वो गिरती है, जिसके कारण वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, हमारी जो पूरी जो मिट्टी है हर जगह वो इतनी उपजाऊ है कि नदी के किनारे लोगों ने अपनी सभ्यताएं बसाई और हम बस्तियां बसाई, जिससे कि डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसमें मैंने सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है कि तमिलनाडु तट पर सर्दियों की उत्तर पश्चिमी मानसून हवाओं को रोकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मानसून की परिस्थिति का मैंने आपको बताऊंगी कि क्या होता है कि जैसे जो हिमालय के पहाड़ हैं वो इस तरीके से बने हैं कि जब वहां से एशिया की तरफ से ठंडी हवा आती है, राइट, तो ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ऐसे करके ये जो हमारी हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज के कारण क्या होता है कि जो मॉनसून की हवाएं आती हैं, तेज बर्फीली हवाएं आती है, ये उनको रोकती हैं। और यहाँ पर जो जैसे कि जो हवाएं चलती हैं समुद्र की तरफ की से, तो उनसे क्या होता है कि यहाँ पर बारिश होती है। तो बारिश होती है, ऐसा बारिश होती है, यहाँ टकराते हैं पहाड़ से और इन एरिया पे बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय जल, उष्णकटिबंधीय वर्षा होती है, तो जिसके कारण कि हमारी मिट्टी उपजाऊ होती है और वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये मानसून परिस्थिति की थी और नदियों के कारण डेल्टा बना, राइट। तो डेल्टा के बाद आ जाता है आपका दोआब। दोआब क्या होता है कि जब दो नदियां ऐसे बहती हैं, गंगा इधर की तरफ बह रही है और यमुना इधर की तरफ ऐसे करके बह रही है, तो जो दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसी को दोआब कहते हैं। और नदियां क्या कहती हैं कि नदियां इतनी दूर से चलती हुई आती हैं, इतनी दूर से बहती हुई आती है और अपने साथ किनारे पे क्या लेकर आती है, गाद लेकर आती है, राइट। तो ये जो गाद लेकर आती हैं, वो जो मिट्टी लेकर आती है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, वो इतनी उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा खेती के लिए उपजाऊ होती है। इसलिए दोनों नदियों के बीच की जो भूमि है वो उपजाऊ होती है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपका ये चार्ट से आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। ओके, आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है, नदियों के मुहाने पर तलछट के जमाव से निर्मित निर्मित समतल क्षेत्र होता है। अभी मैंने आपको बता दिया डेल्टा क्या होता है। दोआब होता है कि दो अभिसारी समांतर बहने वाली नदियों के बीच की भूमि को, दो अभिसारी यानी कि बहने वाली जो होती है एक साथ चलती हैं। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता निरंतर जलोढ़ जवाब के कारण, मैंने आपको कहा है कि दोनों में मिट्टी की उर्वरता कम अधिक होती है। और जो दो नदियों के बीच की जो मिट्टी होती है वो खादिर मिट्टी होती है, उपजाऊ बांगर क्षेत्र में कम उपजाऊ होती है। ठीक है, डेल्टा कहाँ बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा गोदावरी कावेरी इन नदियों में हमारा डेल्टा बना है। ओके, गंगा यमुना दोआब यानी गंगा नदी और यमुना नदी के जो बीच की जो भूमि है उसी को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मध्य दोआब, ऊपरी दोआब और निचला दोआब। ओके, जगह कहाँ पर है, यह उन तटों के पास पाया जाता है जहां नदियां समुद्र से मिलती है। ओके, ये आप चार्ट बना के लाएंगे तो और भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जब सब मैंने कहा ना कि समुद्र के पास जाके मिलती है तब आपका डेल्टा बनता है। और ये दोआब कब बनता है, जब आपकी दो नदियों के बीच के क्षेत्र पाया जाता है, उसको हम दोआब कहते हैं। ओके, राइट। उसके बाद होता है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या है कि यहाँ पर कृषि होती है, मत्स्य पालन होता है, व्यापार होता है और क्या होता है, समुद्र के किनारे बंदरगाह बनते हैं जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट निर्यात और आयात किया जाता है। और जो दो नदियों के बीच का केंद्र होता है वो किसके लिए होता है, दोआब जिसे बोलते हैं उसे कृषि कही जाती है, कृषि का केंद्र होता है, राइट। ओके, उसके बाद होते हैं प्राकृतिक खतरे। प्राकृतिक खतरे हमें पता ही है कि समुद्र के पास में रहेगा डेल्टा, तो उसको प्राकृतिक खतरे जो है चक्रवात का, बाढ़ का और समुद्र स्तर के वृद्धि की संभावना रहती है, क्योंकि समुद्र में जाके समुद्र के पास होता है डेल्टा, तो उसमें चक्रवात की और बाढ़ की संभावना अधिक होती है। लेकिन जो दोआब होता है वो उसमें उसको मौसमी प्रभाव सहना पड़ता है, बारिश का, गर्मी का। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक खतरे। प्राकृतिक खतरे चक्रवात, बाढ़ वगैरह यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर समुद्री चरम मौसमी आपदाएं आती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मानसून हो गया, फसल खराब हो गई, ओले पड़ गए तब फसल खराब हो गई, राइट। इस तरीके की यहाँ पर आपदाएं आती है। फिर उसके बाद आ जाती है मानव बस्तियाँ। आपको पता ही है कि कृषि और व्यापार के
अवसरों के कारण घनी आबादी होती है। डेल्टा के आसपास भी और बहुत अधिक आबादी वाला और कई ऐतिहासिक शहरों और शहर केंद्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप और फैला के लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। उसके बाद का जो चैप्टर है वो मेरे को आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, ये तो बाद के मुझे इतने नहीं लग रहे हैं इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट अब जो है सीधा डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज घास के मैदान और रेगिस्तान। ओके, घास के मैदान और रेगिस्तान ये आपका 10 चैप्टर है। शुष्क और अर्धशुष्क परिदृश्य और घास के मैदान और रेगिस्तान। डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको आंसर, मैंने आपका ये वाला तो लिख दिया है। बहुत टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है बट क्या करूँ, आपका एग्जाम है, फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाल के ये आंसर लिख दिया है। ओके, पहले हम समझते हैं घास का मैदान और रेगिस्तान से क्या मतलब है। राइट, तो रेगिस्तान पृथ्वी पर जो है 70% भाग हमारा रेगिस्तान है और घास के मैदान हैं। राइट, ये इसलिए इस दृष्टि से देखे जाते हैं कि जैसे कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है और वहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति भी होती है जिससे कि वहाँ पर जीवन व्यापित हो सके। ओके, राइट, इसलिए जो है रेगिस्तान और घास के मैदानों का हमारे भारत में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे भारत में क्या, क्योंकि रेगिस्तान और घास के मैदान पूरी दुनिया में लगभग 70% भूमि को कवर करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि इसमें आपको क्या लिखना है, जो आंसर आपको लिखना है दैट इज हमारे पृथ्वी में क्या होता है, शुष्क और किस तरीके के हैं, अर्धशुष्क है। शुष्क और अर्धशुष्क का क्या क्या मतलब है। शुष्क और अर्धशुष्क का मतलब है कि जहाँ पर बरसात जो है वो कितनी सेंटीमीटर होती है, 250 mm की होती है, या 250 mm की मतलब 10 इंच। राइट, तो शुष्क रेगिस्तान का मतलब होता है जहाँ पर 250 ml 250 mm जो है बरसात होती है 10 इंच, यानी कि कम होती है, और अर्धशुष्क में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, हमको इस जो आपकी बुक में जो ये आंसर है जो पूरा मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं वो डायरेक्ट मैंने इसमें लिख दिया है। ओके, यहाँ से आप इसका अपना स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ। ओके, राइट, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। रेगिस्तान और घास के मैदान दुनिया का को लगभग 70% भूमि को कवर करते हैं और यह विविध परिस्थितिकी यानी कि डिफरेंट इकोलॉजी और मानव गतिविधियां से में सहायक होते हैं। डिफरेंट इकोलॉजी यानी कि अलग अलग इसमें जीव भी रहते हैं, प्रजाति भी रहती है, क्योंकि थोड़ी बहुत वनस्पति होती है, तो जिसके कारण कि वहाँ पर चारागाह और पशुपालन किया जाता है, मतलब जीवन है वहाँ पर, बस्तियां हैं। अब तो काफ़ी सारे होटल्स भी बन गए, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया है। राइट, उसके बाद है कि रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क यानी कि ड्राई सूखा वातावरण माना जाता है, जहाँ तापमान हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ओके, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क रेगिस्तान, और इन्हीं के अंदर गर्म और ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। याद रखिएगा, गर्म रेगिस्तान भी होते हैं और ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। ठंडे रेगिस्तान तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन ऐसा मत समझना कि वहाँ पर बर्फ़ होती है, टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो ऊंचाई पर होते हैं। अब कौन कौन से हैं ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, रेगिस्तान मानवीय दुस्साहस और आध्यात्मिक चिंतन की यादें जगाते हैं और घास के मैदान कृषि क्षमता का प्रतीक है। राइट, ये लाइन आपकी बुक की है इसलिए मैंने लिखी है, क्योंकि रेगिस्तान का मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना कि रेगिस्तान सूखा, उसको क्या कहता है, उसको साइकोलॉजिकली उसको कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकली बुरा है। वहाँ पर एक तरह का डरावना कहते हैं कि उस तरीके का रेगिस्तान होता है, एकदम सूना बंजर सुनसान। इस तरीके का आध्यात्मिक चिंतन के लिए मानवीय दुस्साहस को जगाते हैं। ठीक है, और घास के मैदान से पता चलता है कि थोड़ी बहुत कृषि तो हुई होगी। राइट, शुष्क का मतलब होता है कि जहाँ पर 250 mm से मतलब 10 इंच कम से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, इसमें हमको लिखना पड़ेगा कौन कौन से हैं शुष्क और अर्धशुष्क। राइट, और उनका क्या काम है। अटाकामा सबसे शुष्क रेगिस्तान है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, और यहाँ सर्दियों में एक भी बूंद वर्षा नहीं होती। तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान ये अफ्रीका का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ओके, सारे रेगिस्तानों हैं जो 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 नाम इसमें आपकी बुक में दिए हैं, और उससे थोड़े बहुत कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिख दिए हैं कि कितने होते हैं, क्योंकि आपको ये नॉलेज आनी चाहिए। एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, कभी भी आप यूजीएससी यूपीएससी और यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको पूछे जाएंगे घास के मैदान और रेगिस्तान। ठीक है, अरब रेगिस्तान मध्य पूर्व में यह एक बड़ा और शुष्क रेगिस्तान है। ठीक है,
कालाहारी रेगिस्तान ये दक्षिण अफ्रीका में अर्धशुष्क क्षेत्र है। अर्धशुष्क यानी कि जहाँ पर वर्षा 250 mm से ज़्यादा होती है, ठीक है? ओके। उसके बाद आता है थार रेगिस्तान, सबको ही पता है थार रेगिस्तान ये भारत का है। भारत का थार रेगिस्तान है जो राजस्थान राज्य में स्थित है, जो पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। बिल्कुल सिंपल आपके लिए आंसर तैयार किया है मैंने। ओके। अर्धशुष्क रेगिस्तान जिनमें 250 mm की वर्षा होती है। ओके। उसके बाद आता है गोबी रेगिस्तान, ये एशिया का शीतकालीन ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है। ओके। उसके बाद है पेंटागोनिया रेगिस्तान, यहाँ की अर्जेंटीना का एक ठंडा और अति शुष्क रेगिस्तान है। राइट। साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ के जो पौधे हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि जो पानी कम संग्रहित करते हैं, जिसमें आपके ज़ेरोफाइटिक पौधे आते हैं, जिसमें कैक्टस आता है, जो नमी को संरक्षित करने के लिए अनुकूल होते हैं। उसके बाद आता है ज़ेरोकोल या रेगिस्तान के अनुकूल जो जानवर होते हैं, वो भी इस तरीके से होते हैं कि जो पानी की कमी में भी रह लेते हैं, यानी कि वो रात को ज़्यादा व्यवहारिक होती है। रात को जैसे कहते हैं कि रात को घूमने वाले, रात को जगने वाले होते हैं और दिन में सोने वाले होते हैं, जिससे कि शारीरिक कार्य करते हैं रात के टाइम पर। जैसे ऊंट एक प्रसिद्ध रेगिस्तानी प्रजाति है जो पानी को संग्रहित करके रखते हैं। ओके। रेगिस्तान का समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि जो प्राचीन सभ्यताओं और आध्यात्मिक परंपराओं की मेजबानी करते हैं। ये आपकी बुक की लाइन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, अभी देखने में ऐसा लग रहा था कितना मुश्किल है, और देखो कितना आसान आंसर है। बस आपको इन रेगिस्तानों के नाम याद रखने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा घास के मैदान। घास के मैदान क्या होते हैं कि जो थोड़ी बहुत घास, जहाँ पर ये रेगिस्तान होता है, उन्हीं के आसपास कुछ घास के मैदान भी होते हैं। तो ऑब्वियसली घास के मैदान है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत कृषि भी होती होगी और थोड़ी बहुत वनस्पति भी होती होगी, जिससे कि जैविक जीवन होता है। ओके। घास के मैदान वह क्षेत्र है जो जंगलों के लिए बहुत शुष्क है, मतलब वहाँ पर जंगल नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत घास फूस हो सकती है और थोड़ी बहुत वनस्पति होती है, जंगल नहीं होता है, ठीक है। मगर यहाँ रेगिस्तान की तुलना में अवधि अधिक वर्षा होती है। रेगिस्तान की कंपेरेटिवली यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जिससे शाकाहारी वनस्पति उगती है और जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार अलग अलग है, ठीक है। मानवीय गतिविधियां विशेष रूप से पशुपालन और कृषि ने ऐतिहासिक रूप से घास के मैदानों के वातावरण को आकार दिया है, ठीक है। जो भी पशुपालन कृषि हुई है, मानव गतिविधियां हुई हैं, उन्होंने इस घास के मैदानों को आकार दिया है। और हालांकि मानव आवास और कृषि ने जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि पर्यावरण ने किस तरीके से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारे जो जितने भी घास के मैदान है वर्ल्ड में, वो उनके नाम याद रखने पड़ेंगे और वहाँ की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो याद करनी पड़ेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। प्रेरिस घास का मैदान है। प्रेरिस घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में होता है और यहाँ घास फूस और झाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ का तापमान गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पंपास। पंपास जो होता है ये समशीतोष्ण जलवायु है, यानी कि अर्जेंटीना उपजाऊ काली मिट्टी होती है, अर्जेंटीना में है। ओके। पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में है और यहाँ जैव विविधता होती है और घोड़े भी और मांड यहाँ पर भेड़िया पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेल्ड घास का मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में है। ओके। उसके बाद आता है डाउन्स। थोड़े बहुत तो आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये धीरे धीरे लुढ़कता हुआ ऐसे तरीके का मैदान है। यहाँ पर चना, गेहूं, कपास की कृषि होती है और भेड़ और मेमनों यहाँ पर जो है पशु पाले जाते हैं, ठीक है। स्टेपी घास का मैदान जो यूरोप और रूस में है और ये समशीतोष्ण है। शीतोष्ण मतलब ठंडा, थोड़ा कम ठंडा जलवायु का है और कम वर्षा वाला है और कम पेड़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जड़ी बूटियां और वनस्पति है। पुस्ताज घास का मैदान जो हंगरी में है। उसके बाद सवाना के बारे में भी पूछ लेता है। सवाना घास का मैदान जो है वो अफ्रीका में है और ये शुष्क और आर्द्र बरसात वाला मौसम होता है यहाँ पर और बिखरे हुए पेड़ और झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। शेर, हाथी, जेब्रा यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके। नालोस वेनेजुएला में है। कंपोज घास का मैदान ब्राजील में है। टेंगा घास का मैदान यूरोप और एशिया में है। ओके। उसके बाद आ जाता है जो भारत में घास के मैदान है उनके बारे में तो आपको डेफिनेटली लिखना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ ही साथ। ओके। ओके।
मर्ग जो है जम्मू कश्मीर में घास का मैदान है और ये कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। ओके। उसके बाद आता है बुग्याल और प्याल, ये उत्तराखंड में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ पर पाए जाने वाली घास का मैदान है। उसके बाद बन्नी घास का मैदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बन्नी घास का मैदान गुजरात के रण के कच्छ के पास है। रेगिस्तान के पास पाए जाने वाला घास का मैदान है जो गुजरात में है, बन्नी घास का मैदान। ओके। उसके बाद आता है 16 घास का मैदान। 16 घास मैदान, इसका नाम ही 16 घास मैदान है, जो कि केरल में है, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इसको 16 घास का मैदान कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ तक आपको अभी तक देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था और अब देखो कितना ईजी है। ठीक है। इसमें आपको एंथ्रोपोसीन जो वर्ड दिया है, एक आप इसको अगर आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो एंथ्रोपोसीन नाम दिया है। एंथ्रोपोसीन कुछ भी नहीं है, ये जो मानव गतिविधियां होती हैं, मानव युग है, जिसके कारण वनस्पति में हमारी जो पर्यावरण में चेंजेस आए हैं, उसी को ही एंथ्रोपोसीन कहा जाता है। ठीक है। एंथ्रोपोसीन कुछ नहीं है, ये एक तरह का मानव युग कहा जाता है और जिसने मानव युग कहा जाता है, जो भूवैज्ञानिक समय में एक प्रस्तावित है, जो कि मानव गतिविधियों द्वारा पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र पे जो महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के कारण शुरू माना जाता है। ठीक है। मानव अभी भी इस बात पर बहस करता है कि इस युग की शुरुआत कई 1950 के दशक में या इससे भी पहले के दशक में मनुष्य खेती करना शुरू किया था। ठीक है। तो इतना नहीं, आप इतना ही लिख दीजिए कि एंथ्रोपोसीन एक तरह का मानव युग होता है जिसमें कि गतिविधियां के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में चेंजेस आए, तो उसको एंथ्रोपोसीन युग कहा जाता है, जिसके कारण मानव ने जो खेती बाड़ी की, अब जंगलों की कटाई की, उसको एंथ्रोपोसीन युग कहा जाता है। ठीक है। आई होप समझ आया होगा। टाइम कम है, इसका नेक्स्ट जो है मेरे पास आया है, उसको मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में। ओके। थैंक यू।